नमस्कार दोस्तों। ये मेरे 3 वीडियो में से दूसरा वीडियो है जो मैं ऑपरेशन सिंदूर पर बना रहा हूँ। पहला वीडियो मैंने कल बनाया था। अब इस वीडियो में मैं उन सबकरों के बारे में बात करूँगा जो ऑपरेशन सिंदूर से भारत और पाकिस्तान के बीच अगली मुठभेड़ के लिए सीखे जाने चाहिए, जो कि निश्चित रूप से होगी। अब एक बात जो ध्यान देने वाली है वह यह है कि मोदी सरकार के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच जितनी भी सैन्य मुठभेड़ें हुई हैं, वे हर बार पहले से बड़ी रही हैं। 2019, 2016 से बड़ा था, 2020, 25, 2019 से भी बड़ा था। तो ये निश्चित है कि अगली मुठभेड़ होगी। जब वह होगी, चलिए उसे सिंदूर 2 कहते हैं, वह ऑपरेशन सिंदूर से कहीं ज़्यादा बड़ी और कहीं ज़्यादा घातक होगी। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के सबकों को समझना बहुत ज़रूरी है। और मुख्य दलील यह थी कि भारतीय सेना ने युद्ध के रणनीतिक और संचालन स्तर की जगह प्रधानमंत्री को सौंप दी है। और आज प्रधानमंत्री मोदी के सर्वोच्च संचालन कमांडर के रूप में उभरे हैं। इसका असर पड़ता है। जब हम रणनीतिक स्तर की बात करते हैं, तो हम राजनीतिक नेतृत्व की बात कर रहे होते हैं, जो सैन्य नेतृत्व को बताता है कि क्या करना है। और जब हम संचालन स्तर की बात करते हैं, तो यह वह क्षेत्र है जो भारतीय सेना के लिए पवित्र माना जाता है, जिसमें यह तय किया जाता है कि कार्य कैसे किया जाएगा। इसी कारण सभी तीनों सेनाओं के प्रमुख वे अपनी अपनी सेवा के सर्वोच्च संचालन कमांडर होते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा था, 2014 में प्रधानमंत्री ने संचालन निर्देश दिया था कि भारतीय सेना केवल आतंकवादियों पर ही ध्यान केंद्रित करे। यह अधिकार भी प्रधानमंत्री को सौंप दिया गया है। तो मुख्य बात थी आतंकवाद विरोधी अभियान। और अगर भारतीय सेना को आतंकवाद विरोधी अभियान करना है, तो एक स्पष्ट लेकिन अनकहा प्रतिबंध है। प्रतिबंध यह है कि भारतीय सेना द्वारा कोई सैन्य से सैन्य टकराव नहीं किया जाएगा। ऐसा कुछ हमने 2019 में और 2025 में भी होते देखा है। 2019 में हमने देखा कि भारतीय वायुसेना ने बालाकोट अभियान चलाया, जो कि आतंकवाद विरोधी अभियान थे। लेकिन जब अगले दिन भारतीय पाकिस्तानी वायुसेना की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई, सैन्य से सैन्य टकराव के संदर्भ में, क्योंकि उन्होंने भारतीय भूमि पर सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, भारतीय वायुसेना ने स्वीकार किया कि जो उन्होंने किया वह युद्ध की कार्रवाई थी। नाज़रीन, भारतीय सेना इस बात को तस्लीम करती है कि पाकिस्तान की जानिब से किए जाने वाला हमला गलत नहीं था। लेकिन भारतीय वायुसेना ने जवाब नहीं दिया। और यह ठीक उसी सीमा के बारे में था कि कोई सैन्य से सैन्य टकराव न हो। टकराव और इसीलिए भारतीय पक्ष की ओर से कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। यही बात हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखी थी। कृपया याद करें, ऑपरेशन सिंदूर में पहली रात 6 से 7 मई को जो हवाई लड़ाई हुई थी, उसमें भारतीय वायुसेना ने आतंकवाद विरोधी अभियान चलाए थे। उसने 2 आतंकवादी ढांचों, 2 आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया था। लेकिन जब तुरंत ही पाकिस्तान वायुसेना की ओर से जवाबी कार्रवाई हुई, जो कि हवाई से हवाई टकराव था, यानी सैन्य से सैन्य टकराव, हवाई से हवाई टकराव, जो हम जानते हैं कि किसी भी वायुसेना का मुख्य मिशन होता है। मेरे आकलन में भारतीय वायुसेना ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस पर एक संचालनात्मक प्रतिबंध लगाया गया था। और इसके समर्थन में कुछ सबूत भी हैं। हालांकि 9 से 10 मई की रात को हमें बताया गया था कि त्रिसेवा संचालन योजना के तहत भारतीय वायुसेना ने भाग लिया और इसने सफलतापूर्वक काउंटर एयर ऑन ऑपरेशन किए, जो रक्षात्मक भी थे और आक्रामक भी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, इसने कोई हवाई से हवाई ऑन ऑपरेशन नहीं किया। बिल्कुल, इसके भी कुछ प्रभाव थे जिन्हें मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया है। लेकिन इस वीडियो में मैं जिस मुख्य बात पर चर्चा करना चाहता हूं, वह यह है कि ये प्रतिबंध किसने लगाए, या इस मामले में प्रधानमंत्री की किसने मदद की संचालन स्तर के युद्ध को स्वीकार करने में। यह भी मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाने की कोशिश की थी। ये भारतीय सेना थी जिसने ऐसा किया, जिसने संचालनात्मक क्षेत्र प्रधानमंत्री को सौंप दिया। और भारतीय सेना भारतीय सैन्य बलों में तीनों सेवाओं में सबसे बड़ी है। और यह 2016 में तथाकथित सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान किया गया था, जो भारतीय सेना द्वारा की गई थी। वे वास्तव में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं थी, वे नियंत्रण रेखा के दूसरी ओर सतही आतंकवाद विरोधी अभियान थे।
जिसे भारतीय सेना ने राजनीतिक नेतृत्व को खुश करने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक कहकर एक नैरेटिव बना दिया और इस तरह उस क्षेत्र को प्रधानमंत्री को सौंप दिया। अब सवाल यह है कि भारतीय सेना ने ऐसा क्यों किया, और इसका जवाब बहुत ही सरल है। कृपया याद रखें कि किसी भी सेना का मुख्य कार्य गर्म युद्ध के लिए तैयारी करना होता है, और जब हम गर्म युद्ध की बात करते हैं तो हम जनरलशिप की कला को अपनाने की बात कर रहे होते हैं। और जनरलशिप की कला यह है कि आप युद्ध के विज्ञान और कला के बीच संतुलन बनाएं। यही युद्ध की कला है, और ये किसी भी वरिष्ठ अधिकारी या जनरल का मुख्य कार्य होता है। अब जब हम युद्ध के विज्ञान और कला के इस संतुलन की बात करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति आपको बताएगा कि किसी वरिष्ठ अधिकारी की सेवा या वर्दी में अनुभव केवल लगभग 25% ही मायने रखता है, इससे अधिक नहीं। 75% जनरलशिप की कला युद्ध में आई प्रगति को जानने में है, और इसके लिए आप पढ़ते हैं और चिंतन करते हैं। यही युद्ध कला है। भारतीय सेना के मामले में, जैसा कि मैंने समझाया है, पिछले 35 वर्षों से यह आतंकवाद विरोधी अभियानों में उलझी रही है, जो कि सामरिक अभियान हैं, जिन्हें उन्होंने अब एक संचालन कला के स्तर तक ऊंचा कर दिया है, जबकि वे वास्तव में ऐसा नहीं है। तो बात यह है कि जहां तक भारतीय सेना का सवाल है, मेरा मानना है कि भारतीय सेना युद्ध में आई प्रगति, खासकर पीएलए की, जो युद्ध कला में सबसे आगे है और भारत की मुख्य चुनौती भी है, से खुद को अपडेट नहीं रख पाई है। मैं यहाँ दो उदाहरण दूंगा। पहला उदाहरण खुद सेना प्रमुख का है। अब जनरल उपेंद्र द्विवेदी, जो सेना प्रमुख हैं, उन्होंने हाल ही में बात करते हुए युद्ध के बदलते स्वरूप का जिक्र किया, जहां उन्होंने कहा कि आज भारतीय सेना के पास कई युद्ध क्षेत्र हैं जो एक साथ काम करते हैं, जिसे उन्होंने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस कहा। और उन्होंने युद्ध के क्षेत्रों की सूची दी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हैं स्थल, वायु, अंतरिक्ष, साइबर, सूचना, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम, अकादमिक जगत और उद्योग। अब समस्या यह है कि ये सभी क्षेत्र वास्तव में भारतीय सेना या भारतीय सैन्य के युद्ध क्षेत्र नहीं हैं, क्योंकि जब हम युद्ध क्षेत्र की बात करते हैं, तो हम किसी सेवा या सैन्य बल की उस क्षमता की बात कर रहे होते हैं, जिससे वह उस विशेष क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंद्वी से मुकाबला, संघर्ष और सामना कर सके। और जब आप परिभाषा को देखें, तो भारतीय सेना या सेवाओं के पास केवल 3 युद्ध क्षेत्र हैं। तीनों सेवाएं, सेना, वायुसेना और नौसेना, की अपनी अपनी भौतिक युद्ध क्षेत्र हैं, और वहीं वे लड़ सकती हैं। जहां तक साइबर स्पेस और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम का सवाल है, भारतीय सेना में जिस बारे में प्रमुख ने बात की, उसके संदर्भ में ये केवल फोर्स मल्टीप्लायर हैं, जो युद्ध के क्षेत्रों को बढ़ाते हैं। ये अपने आप में युद्ध क्षेत्र नहीं है। तो समस्या, जैसा कि मैंने यहाँ कहा, यह है कि अगर पीएलआई का अध्ययन किया जाए, तो यह महसूस किया जाएगा कि आज पीएलआई के पास 7 युद्ध क्षेत्रों में लड़ने की क्षमता है, जबकि भारत केवल 3 युद्ध क्षेत्रों में ही लड़ सकता है। इसलिए मैं यहाँ तक कि सेना प्रमुख को भी मेरी किताब पढ़ने की सिफारिश करता हूँ। यह किताब 2022 की शुरुआत में आई थी। इसका नाम है द लास्ट वॉर। पीएलआई के बारे में जानने योग्य अधिकांश बातें इसमें हैं। पीएलआई क्या कर रही है, उसकी क्षमताएं, उसका युद्ध सिद्धांत, और वह किस दिशा में जा रही है, इन सब के बारे में मुझे लगता है कि मैंने इस किताब में न्याय करने की कोशिश की है, तो शायद इसे पढ़ना सार्थक रहेगा। अब मैं एक और सेना प्रमुख की बात करता हूँ। एक पूर्व सेना प्रमुख, जनरल द्विवेदी के पूर्ववर्ती जनरल मनोज पांडे, जो एक अन्य कार्यक्रम में थे, और मैंने उन्हें यह कहते सुना कि भविष्य का युद्ध, जब उनसे पूछा गया सिंदूर के बाद, तो उन्होंने कहा भविष्य का युद्ध वैसा नहीं होगा जैसा सिंदूर में हुआ था। और फिर उन्होंने पीएलआई के युद्ध के बारे में अटकलें लगाना शुरू कर दिया। अब सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि सिंदूर 2 सिंदूर 1 से भी बड़ा युद्ध होगा। जो हमने देखा वह 4 दिनों का युद्ध था, और वास्तव में सिंदूर इस बात की पूरी झलक देता है कि सिंदूर 2 कैसा होगा, और इसी कारण सिंदूर के सबकों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है।
अब जहां तक पीएलआई का सवाल है, जनरल पांडे और सैन्य नेतृत्व के लिए कुछ अच्छी खबर है। मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। वे अपनी खुद की युद्ध सराहना और युद्ध अभ्यास कर सकते हैं कि पीएलआई वास्तव में भारतीय सेना के साथ लड़ेगी और इसका कारण भू राजनीतिक है। लेकिन मैं यहां इस क्षेत्र में नहीं जाऊंगा। लेकिन एक उदाहरण है, एक मामला है जहां पीएलआई उन ग्रे जोन ऑपरेशनों से आगे जाएगी जो वह करती है। और वह स्थिति यह है कि जब वर्तमान दलाई लामा का निधन होगा तो चीन निश्चित रूप से 15वें दलाई लामा यानी उनके उत्तराधिकारी पर नियंत्रण चाहता है। वह तिब्बतियों या भारतीयों को 15वें दलाई लामा पर नियंत्रण करने की अनुमति नहीं देगा। तो आज जो सबसे खराब स्थिति मैं देख सकता हूं वह यह है कि पीएलए पीएलए सीधे युद्ध में नहीं कूदेगा, बल्कि अपने विशाल गैर घातक नॉन किनेटिक क्षमताओं का उपयोग करेगा जो युद्ध क्षेत्र में बहुत बड़ी हैं। इसे ही पूरे राष्ट्र का युद्ध, होल ऑफ नेशन वॉर कहा जाता है। आज उसके पास यह क्षमता है कि वह भारत में नागरिक जीवन को पूरी तरह ठप कर सकता है। मैं यहां विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि फोकस सिंदूर पर है। अब जहां तक सिंदूर 2 और युद्ध क्षेत्र की बात है, तो युद्ध क्षेत्र निश्चित रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच होगा, जिसमें पीएलए पाकिस्तान की पूरी तरह से मदद करेगा। तो जो हमने सिंदूर 1 या ऑपरेशन सिंदूर 1 फ्रंट इंटीग्रेटेड वॉर में देखा था, वह बहुत ऊंचे स्तर पर और भी बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जहां तक चीन का सवाल है, चीन जब कहता है कि वह पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का समर्थन करेगा, तो वह सच में ऐसा ही मानता है और वे ऐसा करेंगे भी। तो ऑपरेशन सिंदूर 2 के संदर्भ में हमें जिस चीज के लिए तैयार रहना चाहिए या जिसकी ओर देखना चाहिए, वह पाकिस्तान की ओर से है। जहां तक रणनीतिक स्तर का सवाल है, उसे फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर नियंत्रित करेंगे। और जहां तक संचालन स्तर का सवाल है, जो कि मुख्य स्तर है, जैसा कि मैंने कहा, किसी भी अभियान में जीत या हार के लिए पाकिस्तान के तीनों सेवा प्रमुख ही युद्ध योजना बनाएंगे। लेकिन संचालनात्मक भूमिका में अग्रणी रहेंगे पाकिस्तान एयरफोर्स और हाल ही में गठित पाकिस्तान आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड, भारत के खिलाफ श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए। क्योंकि केवल नाज़रीन, ये थी आज की मुकम्मल वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।